नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर और ये जो करंट अफ़ेयर है, ये अप्रैल 2026 की है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन सारे के सारे पहलुओं को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? समसामयिक की घटनाएँ हैं, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं 2 जानकारियाँ आपको दे दूँ। सबसे पहली जानकारी, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए जाना होगा आपको हमारे एप्लीकेशन में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी एप्लीकेशन की लिंक दी गई है। तो आप यहाँ से जाके इस पीडीएफ को ई बुक वाले सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे किसी बैच में जुड़े हैं, जैसे यूपी स्पेशल का बैच या फिर कॉम्बो बैच या फिर लेखपाल का बैच, लोअर का बैच, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी गई है। डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आओ। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे 12वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश को मिल चुका है। गाज़ियाबाद सीतापुर रेल कॉरिडोर की मंजूरी हो चुकी है, तो ये कितने किलोमीटर लंबा है, कौन-कौन से क्षेत्र इसमें आएँगे, इन सब से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2026 में कहाँ हुआ? क्या इसकी थीम है? ये ऐसे सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक योजना अभी शुरू करी है, बी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम से। इसको कहते हैं बी.आर. अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना। इस योजना के बारे में भी आपको जानना होगा, सवाल पूछा जा सकता है। अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में काशी घड़ी का ट्रांसफर हुआ है। तो ये कहाँ स्थापित करी गई है? क्या इसकी विशेषता है? इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई स्थानांतरण पॉलिसी 2026 अभी लॉन्च करी है। इसमें कौन-कौन से प्रावधान हैं? कौन-कौन से कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ होगा और क्या इसमें अवधि निर्धारित की गई है? इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक प्रतियोगिता हुई है, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026। ये उत्तर प्रदेश में घटित महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, समसामयिकी से संबंधित। आ जाओ, अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या मुझे बता दो, आंसर होगा 12। तो ये अब नया कौन-सा बना है? यहाँ पर कुछ शॉर्ट में मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं, इनको पढ़ो। उत्तर प्रदेश में शेखा झील, ये पक्षी अभयारण्य है, इसको रामसर का दर्जा दिया गया है। किसने दिया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किसने अनाउंस किया है? भूपेंद्र यादव जी ने उत्तर प्रदेश के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिए जाने की घोषणा करी है। इन्होंने इसकी घोषणा करी है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पोस्ट में इन्होंने कहा है कि ये राज्य का 12वां, ये चीज़ें याद रखोगे, पूछा जा सकता है। राज्य का 12वां है ये और देश का कौन से नंबर का है? 99, याद रखिएगा आप। देश का 99th है, 100वां नहीं है और देश का 99वां रामसर स्थल बन चुका है। भारत का जो 99वां रामसर स्थल है वो कौन-सा है? आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है ये शेखा पक्षी अभयारण्य और 22 अप्रैल 2026 को इसे नामित किया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? आप बताओगे 12। आगे बढ़ें, अब यहाँ पर आ जाओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो। सेकंड कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय एनएसएस, ये एनएसएस क्या है? यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। अब आपसे पूछ सकता है कि जो ये 2 दिवसीय राज्य स्तरीय एनएसएस सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? आप बताओगे लखनऊ में। ये क्या है और इससे संबंधित कौन-कौन सी बातें हैं? उद्घाटन किसने किया? आओ ज़रा देखते हैं एक नज़र में। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, लखनऊ, ध्यान देना, लखनऊ के तत्वावधान में 19 से 20 मार्च 2026 को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय एनएसएस सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है उसको देखो। अगर आपसे पूछे ये जो एनएसएस सम्मेलन है कहाँ हुआ? शहर पूछ ले तो लखनऊ बताओगे। कहाँ कौन से विश्वविद्यालय में? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के मालवीय सभागार में। कितने दिवसीय हुआ? 2 दिवसीय हुआ। ठीक है। इसके पीछे कौन है? तो भारत सरकार का युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय के तत्वावधान में। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसको पढ़ो ध्यान से। कह रहा है सही विकल्प देख लो, पढ़ो इनको और पहचानो कौन सा सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को, गौर करना यहाँ पे, किसको? कौन से शहर को? लखनऊ को क्या किया है? वैश्विक सम्मेलन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र वृंदावन योजना को मंजूरी दी है। ये सवाल पूछा जा सकता है, याद रखना। फिर से देखो, मार्च 2026 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को
वैश्विक सम्मेलन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र वृंदावन योजना को मंजूरी दी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 अप्रैल 2026 को डाक विभाग ने प्लैटिनम जयंती डाक प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर की मनाई गई है। तो सहारनपुर की प्लैटिनम जयंती यानी कि 75 ईयर्स इसके हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। अब इसमें देखो जरा 2-3 बातें। सबसे पहली बात, केंद्रीय संचार मंत्री ने डाक प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। याद रखना, कितने साल पूरे हो गए हैं, 76। और 2 अप्रैल 1951 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये ईयर याद रखना, 2 अप्रैल 1951 को सहारनपुर डाक प्रशिक्षण केंद्र की स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका, डाक कर्मियों के लिए संरचित और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली शुरू करना। ठीक है, और आगे बढ़ें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथे में इसको जरा ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि अप्रैल 2026, अभी पिछले महीने, इसमें हुआ क्या है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्होंने संविधान का एक आर्टिकल है 217 वन ए, इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल बनता है कि ये कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ये हैं यशवंत वर्मा साहब। ये न्यायमूर्ति हैं। अच्छा, इनके अभी पिछले दिनों इनके घर में कई कारनामे हुए थे। कारनामे क्या, नोट वगैरह पकड़े गए थे। जैसे देखो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक, पिछले वर्ष 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित इनके आधिकारिक आवास जो था, वहां पर जले हुए नोटों का ढेर मिला था। इसके बाद से ये जो वर्मा है, इनको दिल्ली उच्च न्यायालय में थे ये, इनको फिर इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा, अभी महाभियोग का दौर चल रहा था कि इनके ऊपर महाभियोग आएगा, तो इस चक्कर में फिर इन्होंने त्यागपत्र देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ में। पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है अप्रैल 2026 की खबर है। 26 में गोरखपुर स्थित, ये लोकेशन याद रखना, किस जिले में है, गोरखपुर में। कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये भी पूछ सकता है। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, गोरखपुर में। तो गोरखपुर स्थित महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टाटा समूह के सहयोग से स्थापित अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन किसने किया है। आप बताओगे, ये किया है हमारे सीएम ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लो। क्या है ये, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सहयोग से, ये भी बात याद रखना, किसके सहयोग से, टीसीएस के सहयोग से, सहयोग से बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र है। ठीक, सेंटर के उद्घाटन अवसर पर एआई अवेयरनेस फॉर ऑल ट्रेनिंग वर्कशॉप का भी शुभारंभ किया गया। ये फैक्ट भी याद रखना पड़ेगा आपको। क्या है, एआई अवेयरनेस फॉर ऑल ट्रेनिंग वर्कशॉप का शुभारंभ भी किया गया है। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है क्या, कि इस वर्कशॉप में क्या कुछ विश्व कीर्तिमान जैसा, मतलब ऐसा कौन सी घटना हुई है जहाँ पर विश्व कीर्तिमान जैसी तैयारी करी गई थी। इस वर्कशॉप में प्रतिभागियों की संख्या के लिहाज से विश्व कीर्तिमान रचने की भी तैयारी की गई थी, और साथ ही साथ ट्रेनिंग कितनी होगी, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के साथ ही शुरू होने वाले 60 दिवसीय एआई अवेयरनेस फॉर ऑल ट्रेनिंग वर्कशॉप में एआई का परिचय, जेनरेटिव एआई क्या होता है, प्रॉम्प्टिंग, प्रोडक्टिविटी, इन सब की विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा यहाँ पे। कितने दिवसीय, ये डेटा याद रखना, कितने दिवसीय, 60 दिवसीय। ठीक है, किसके सहयोग से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सहयोग से। क्या हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। किसने किया है, आदित्यनाथ साहब ने किया है। कहाँ पर किया है, गोरखपुर में। कहाँ पर, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और ये है क्या, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र है। यहाँ तक बात समझ गए, तो ये चीजें याद रखो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। कह रहा है अप्रैल 2026 में मध्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है, ये पूछ रहा है। तो संयुक्त रूप से किया है योगी जी ने और मोहन यादव। ये मध्य प्रदेश के सीएम हैं, ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे आओ, इसमें किया क्या है, हुआ क्या है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव जी। इन्होंने वाराणसी में, लोकेशन याद रखना, कहाँ पर, वाराणसी में क्या किया है, सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ किया है। ये इसका मंचन कब से कब तक होगा, 3 से लेकर 5 अप्रैल तक। बाबा विश्वनाथ को समर्पित एक वैदिक घड़ी भी यहाँ पर स्थापित की गई है। अच्छा, इसमें एक शख्स का नाम और याद रखना है आपको, ये हैं पद्मश्री विजेता।
डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित द्वारा लिखे, राजेश कुशवाहा द्वारा निर्मित, संजीव मालवी द्वारा निर्देशित महानृत्य का उद्देश्य सम्राट विक्रमादित्य की प्रेरणादायक विरासत के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना है। अब यहाँ पर देखो, ये जो वैदिक घड़ी दी गई है ना, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। आओ देखो, एक एक करके समझते हैं। ये घड़ी वैदिक प्रणाली के अनुसार वैज्ञानिक और सटीक रूप से समय को विभाजित करती है। फिर से समझो, ये जो घड़ी है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, ये वैज्ञानिक और सटीक रूप से समय को विभाजित करती है। ठीक। इस प्रणाली में एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं, ये फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। इस प्रणाली में एक दिन को कितने मुहूर्त में विभाजित किया गया है, आप बताओगे 30। दो सूर्योदय के बीच 30 मुहूर्त यानी कि घंटे, 30 काल मिनट, 30 काष्ठ सेकंड होंगे। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में वैदिक समय विभाजन सारणी जो होगी, इसको देख लो यहाँ पर। मुहूर्त, गौर करना जरा। एक दिन में कितने? 30 मुहूर्त होते हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 48 मिनट का होगा। आपसे पूछे प्रत्येक कितने का होगा? 48 मिनट का। काल, एक दिन में 900 काल यानी 30 इंटू 30, एक से लगभग 96 सेकंड का होगा। और काष्ठ, एक दिन में 27,000 काष्ठ यानी 30 30 30, जिनमें से प्रत्येक लगभग कितने सेकंड का होगा? 3.2 सेकंड का। ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुहूर्त पूछे, एक दिन में 30 मुहूर्त, एक 48 मिनट का, एक दिन में कितने काल? 900, एक 96 सेकंड का, एक दिन में कितने कास्ट? 27,000, प्रत्येक 3.2 सेकंड का। ये बातें याद रखना है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 पढ़ो। कह रहा है कि 4 अप्रैल की खबर है, कह रहा है 4 अप्रैल को भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली विक्रमादित्य घड़ी को पूरे विधि विधान के साथ कहाँ पर स्थापित किया गया? ये वाराणसी में हुआ है, अभी मैंने बताया था। वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्राचीन भारतीय समय गणना परंपराओं पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसकी स्थापना लगभग ये 700 किलोग्राम वजनी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को मोहन यादव, और साथ ही साथ मोहन यादव ये मध्य प्रदेश के सीएम है, और योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ये मध्य प्रदेश, सॉरी, यहाँ पर वाराणसी में इसका अनावरण किया गया। बाकी सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ, कितने मुहूर्त होते हैं इनको सबको। और आगे बढ़ो जरा। यहाँ पर आओ, क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहे 24 मार्च 2026 की खबर है। 24 मार्च 2026 को प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो इन्होंने लखनऊ में निवेशकों को सुगम, पारदर्शी, पूर्वानुमेय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है? आप बताओगे निवेश मित्र का, भूलोगे नहीं। निवेश मित्र। अच्छा, ये निवेश मित्र है क्या? आओ जरा इसके बारे में जान लें। तो योगी आदित्यनाथ जी ने निवेश मित्र 3.0 इसको लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम, और ये दो स्कीम है, एक स्कीम है यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025, और एक स्कीम का नाम है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स स्कीम का अनावरण किया है। ठीक। तो निवेश मित्र 3.0 में होगा ये कि तत्काल सहायता के लिए इसमें एआई आधारित चैटबॉट भी शामिल है। फिर से समझो, निवेश मित्र 3.0 में तत्काल सहायता के लिए क्या विशेषता है इसकी? इसमें एआई आधारित चैटबॉट भी शामिल है। ठीक। और इसके अतिरिक्त वास्तविक समय के एसएमएस अलर्ट निवेशकों को उनके आवेदनों की स्थिति के बारे में चरणबद्ध रूप से अपडेट रखने में सहायक हैं। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इस प्लेटफॉर्म की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें एक डायनामिक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो निवेशकों को एक ही स्थान पर कई विभागों से अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये है 3.0 वर्जन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहा है हाल ही में प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया है? एक तो है, इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025, और एक है प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड्स विकास योजना 2025। ये दोनों हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? अच्छा, ये क्या है? आओ जरा इसके बारे में जान लें। सबसे पहले निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 के बारे में देखो, आपसे फैक्ट पूछ सकता है। 23 मार्च 2026 की तारीख है,
23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। हुआ क्या? इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऐसे बिजनेस पार्क विकसित किए जाएंगे। गौर करना, इस योजना के तहत क्या होगा? प्रदेश में ऐसे बिजनेस पार्क विकसित किए जाएंगे जहां वैश्विक निगमों के कार्यालय, अनुसंधान और विकास केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्र, परिचालन केंद्र ये सारे के सारे स्थापित किए जा सकें। ठीक। अब इसमें जो आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वो सीधे आते हैं यहाँ पे। देखो, इन पार्कों यहाँ पर जरा गौर करो। इस योजना के तहत कौन सी योजना? इस योजना जो योजना मैंने अभी आपको बताई थी, निजी पार्क स्थापित करने की योजना, तो इस योजना के तहत ऐसे व्यावसायिक पार्क डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन, हस्तांतरण यानी डीबीएफओटी के सिद्धांत पर आधारित होंगे। फिर समझो, ये सिद्धांत पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट कर लेना। डीबीएफओटी के सिद्धांत पर ये आधारित होंगे। किस सिद्धांत पर? तो डीबीएफओटी। इसका क्रियान्वयन और प्रबंधन निजी डेवलपर्स द्वारा ये अवधि याद रखो 45 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। ठीक। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इसका क्रियान्वयन और प्रबंधन निजी डेवलपर्स के द्वारा कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा? 45। ठीक। लेकिन आगे ये जब 45 वर्ष हो जाएंगे तो 45 वर्षों के लिए इसको आगे फिर नवीनीकृत किया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? एक फैक्ट ये याद रखना है आपको। कौन सा? प्रत्येक बिजनेस पार्क के लिए न्यूनतम कितनी भूमि का प्रावधान है? आप बताओगे 10 एकड़ भूमि का प्रावधान है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़ो जरा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वें में मार्च 2026 की खबर है ये। कह रहे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी मूल्य वृद्धि करने का फैसला किया है? क्या बता सकते हो? हाँ, 160 रुपया प्रति क्विंटल। फिर से देखो, मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2026 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि का निर्णय लिया है? आप बताओगे 160 रुपया प्रति क्विंटल। आओ जरा दो तीन बातें समझ लो। देखो, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपया बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा करी गई है। इसके तहत हुआ क्या है? 2026 की खरीद अवधि के लिए 2026 की कितना हो गया है? पिछला कितना था? 2425 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले अब हो गया है 2585 रुपए प्रति क्विंटल। तो खैर, ये डेटा उतना महत्वपूर्ण है नहीं। हाँ, आप कितनी वृद्धि हुई है ये जरूर याद रखिए। आगे बढ़ो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। कराए अप्रैल 2026 की खबर है। अप्रैल 2026 में साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, आप सोच के देखो, साइकिल दौड़ रही कहाँ पहुंच गई? माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली भारतीय पहली महिला कौन सी बनी है? ये है दिव्या सिंह। अब ये दिव्या सिंह है कौन? आओ जरा समझ ले। देखो, दिव्या सिंह माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक। गोरखपुर से हैं ये लोकेशन याद रखना। 28 वर्षीय हैं, शिक्षिका हैं, पेशेवर क्या है ये? शिक्षिका। दिव्या सिंह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ये बन चुकी हैं। उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि ये रही है कि इन्होंने साइकिल से एवरेस्ट कैंप पर पहुंच गई और पहली भारतीय महिला और विश्व की ये दूसरी महिला बनी है। पेशे से ये स्कूल शिक्षिका हैं। 14 दिन इनको लगा है और ये कितने फीट ऊंचाई पर पहुंची हैं? 17,560 फीट ऊंचाई पर पहुंची हैं। ये लोकेशन याद रखना कि ये जो अभी उपलब्धि हासिल की है ये कहाँ से है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 29 मार्च से 2 अप्रैल 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में भारत की प्रमुख कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन देश के किस शहर में हुआ है? ये पूछ रहा है। शहर पूछ रहा है तो बता दो ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। अब यहाँ पढ़ो जरा, ये जो बातें दी गई हैं। ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ हुआ। ठीक है, जिसमें से भारत की बेहतरीन कुशल प्रतिभाओं ने दर्शन किया है। देश के 650 से अधिक प्रतिभाशाली युवाओं ने 65 कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भाग लिया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, गौर करना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इनके द्वारा समर्थित यह प्रतियोगिता कौशल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, इसके अलावा वैश्विक मानकों के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक।
राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता 2026 में शंघाई में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे अक्सर कौशल का ओलंपिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो शंघाई में आयोजित होगी ना प्रतियोगिता, अक्सर इसे कौशल का ओलंपिक कहा जाता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। कह रहा है मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 58 जिला मुख्यालयों में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने पूछा है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 58 जिला मुख्यालयों में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? योजना का नाम है नवयुग पालिका योजना। ठीक है, नवयुग पालिका योजना। आगे बढ़ें, देखो यहाँ से शुरू करें। हाँ देखो, इस योजना को समझते हैं, नवयुग पालिका योजना। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है, वो कितने नगर निकायों के लिए दी है। याद रखो, इस योजना को, या हम कहें इस योजना के तहत 58 जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा। यहाँ तक समझ गए? आगे बढ़ें। अच्छा, ये प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के विस्तार और शहरी संतुलित शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को मंजूरी दी है। तो ये योजना कहाँ पर काम करेगी? देखो साफ-साफ लिखा है, नवयुग पालिका योजना। ये कहाँ पर काम करेगी? स्मार्ट सिटी मिशन को मंजूरी को विस्तार देगी और संतुलित शहरी विकास पर काम करेगी, है ना? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो स्मार्ट सिटी और साथ ही साथ संतुलित शहर के लिए ये योजना बनाई गई है। अब यहाँ पर आओ सीधे, सीधे आते हैं यहाँ पे। देखो, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन-कौन से? योजना के अंतर्गत टोटल कितने हैं? 58, है ना? योजना के अंतर्गत जो 55 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायत को शामिल किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 583 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इस तरह 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 के लिए 2916 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। ये जो योजना है, ये पूरी तरह से राज्य सरकार की है, यानी इसमें केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है? तो ये 3 फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना, फैक्ट पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। कह रहा है 28 मार्च 2026 की खबर है। उत्तर प्रदेश का जो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है जेवर, नोएडा में है ये। इसका प्रथम चरण का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। आपसे पूछ रहा है साधारणतया, कह रहा है किसने किया है उद्घाटन, बता दो। मोदी साहब ने किया है, बता दो आप, है ना? कितना बताना है आपको, 1 नंबर मिल जाएगा। आओ देखो जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में से एक है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण को, ध्यान दो, मॉडल, ये मॉडल याद रखना, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, इसके तहत विकसित किया गया है। कितना पैसा लगा है? 11,200 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। ये 2 फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ो। पूर्ण विकास होने पर इस हवाई अड्डे की प्रारंभिक संचालन क्षमता कितनी है? वर्तमान में 12 मिलियन, 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। लेकिन अब सरकार की मंशा ये है कि 12 मिलियन तो बहुत कम है, हम इसको बढ़ा के करेंगे 70 मिलियन प्रति वर्ष। ये सरकार की मंशा है। तो ये 2 फैक्ट, 3 फैक्ट याद रखो। एक मॉडल याद रखोगे, सार्वजनिक निजी भागीदारी, कितना पैसा लगा? 11,200 करोड़, और इसकी यात्री क्षमता 12 मिलियन यात्री, और इसे सरकार कितना बढ़ाना चाहती है? 70 मिलियन तक बढ़ाना चाहती है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? मोदी साहब ने, है ना? आगे बढ़ें। देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोरखपुर में प्रस्तावित तैरते हुए सौर संयंत्र का दायित्व निम्नलिखित में से किस कंपनी को सौंपा है? 1 मिनट, फिर से पढ़ो इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मार्च 2026 की खबर है। उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है। इसने किया क्या है कि गोरखपुर में एक तैरता हुआ सौर संयंत्र ये प्रस्तावित है। इसको बनाने, देख रेख, इनकी सबकी जिम्मेदारी किस किस कंपनी को सौंप दी है? ये है कोल इंडिया लिमिटेड, इसको सौंपी गई है। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे। इसमें लिखा है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है, ये 20 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगवाएगा। कहाँ पर? चिलुआ ताल में। आने वाले
दिनों में सिर्फ पर्यटन के लिए ये चिलुआ ताल नहीं जाना जाएगा और काहे के लिए जाना जाएगा, बल्कि ये सोलर एनर्जी के बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में भी जाना जाएगा। ताल की जो लहरें हैं, उन पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। गोरक्ष नगरी कहा जाता है गोरखपुर को। यहाँ पर गोरक्ष नगरी को सोलर सिटी बनाने के क्रम में कोल इंडिया लिमिटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगाने जा रहा है। 20 मेगावाट क्षमता के सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट को स्थापित करने में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है? लोकेशन याद रखना, कहाँ पर लगेगा? ये लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य में स्थित कोयला खदान के विकास के लिए 2242.90 करोड़ रुपए आवंटित किए? यानी 2242.90 करोड़ रुपए आवंटित किए। नाम है इसका झारखंड। कहाँ पर खदान ये स्थित है? झारखंड में। और आगे बढ़ो जरा, देख लो कुछ महत्वपूर्ण बातें। उत्तर प्रदेश सरकार ने थर्मल पावर जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इनपुट लागत को कम करने के लिए झारखंड के एक कोयला ब्लॉक में कोयला खनन के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। कितना प्रस्तावित किया है? 2242, है ना? यहाँ लगभग 2200 करोड़ रुपए यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आगे बढ़ें। झारखंड के पचवारा साउथ कोल ब्लॉक से प्राप्त कोयले का उपयोग कहाँ पे होगा? ये होगा कानपुर जिले में। कानपुर जिले में स्थित है घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन। कितने मेगावाट का है? 660 मेगावाट का है। 3 यूनिट्स हैं, इसका मतलब टोटल हो गया 1980 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन को कोयले की आपूर्ति अ, के लिए इसको चिन्हित किया गया है। ठीक, यहाँ पर आओ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस फैक्ट को याद रखना, 2242 करोड़ की इस खनन परियोजना का जो वित्त पोषण किया जा रहा है, वो किस अनुपात में ऋण इक्विटी बटेगा? 70:30 के अनुपात में ऋण इक्विटी अनुपात के माध्यम से किया जाएगा। फिर से समझो, ये जो पूरी परियोजना है, 2242 करोड़ रुपए, इस खनन परियोजना का वित्त पोषण 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 4.67 करोड़ रुपए की लागत से विकसित अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। ये विश्वविद्यालय कहाँ है? आप बताओगे, ये है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में बहुत विकास हो रहा है ना? हमारे योगी जी वहीं के हैं, इस वजह से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्या? आओ जरा आगे बढ़ते हैं। 17 में आप समझ गए? फिर से देख लो एक बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4.67, कीमत कितनी है? 4.67 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर, आपसे पूछे साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। ये कहाँ पर है? आप बताओगे, गोरखपुर में। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अब यहाँ पर देख लो जरा दो तीन बातें। सबसे पहले, योगी आदित्यनाथ ने एमएमएमयूटी मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 144 बेड वाले गर्ल्स हॉस्टल का भी भूमि पूजन किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, 18 में क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? आप बताओगे, लखनऊ में। इसकी थीम और याद कर लेना। ठीक है, इसकी थीम और पूछी जा सकती है आपसे। ये थीम है विकसित भारत, विकसित कृषि और विकसित भारत। इतनी बात आप याद रखोगे, ये बात। ठीक, बाकी आप पढ़ लो। ये लखनऊ में हुआ है। जस्ट वेट, ये जस्ट वेट, मैं इसको हटा दूं पहले। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लखनऊ में त्रिदिवसीय यानी 3 दिवसीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। आपसे उद्घाटनकर्ता पूछ सकते हैं आयोग में, अ, और इसका विषय पूछ सकते हैं कि इसकी थीम क्या है या विषय क्या है, तो आप बताओगे विकसित कृषि विकसित भारत @2047। ठीक है, याद रखना, ये 6वें नंबर की है, 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में 10 दिवसीय
कितने दिवसीय? ये याद रखोगे, 10 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसकी अवधि क्या रही है? 20 से लेकर 30 अप्रैल। ये फैक्ट याद रखना आप। अब यहाँ पर आओ, जरा 2-3 बातें समझ लो। कौन-कौन सी बातें? उत्तर प्रदेश 20 अप्रैल से राज्यव्यापी स्कूल टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। ठीक, हालाँकि हो गया ये। और कब से कब तक रहा है? 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक स्कूली बच्चों के लिए टीडी टीकाकरण अभियान चलाया गया है। इसका लक्ष्य है 23 लाख से अधिक बच्चों के संक्रमण से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ये था इसका लक्ष्य। तो उत्तर प्रदेश में 20 से 30 अप्रैल के बीच राज्यव्यापी विद्यालय आधारित टिटनेस, डिप्थीरिया, टीडी टीकाकरण अभियान चलाया गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये अभियान चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। 20 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ छावनी स्थित इस स्मृतिका युद्ध स्मारक में एक अत्याधुनिक लेजर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन किसने किया है? फिर से पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ो। देखो, लखनऊ है सिटी, यानी लखनऊ छावनी में स्थित स्मृतिका युद्ध स्मारक में एक अत्याधुनिक लेजर लाइट साउंड शो का उद्घाटन किसने किया? ये पूछा है। ये किया है आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जी दोनों ने मिलके, यानी इन्होंने संयुक्त रूप से किया है। देखो, स्मृतिका युद्ध स्मारक लखनऊ में लेजर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन ये किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने संयुक्त रूप से किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ छावनी स्थित स्मृतिका युद्ध स्मारक में अत्याधुनिक लेजर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन किया गया है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें किया क्या गया है? इसमें हुआ ये है कि 30 मिनट के इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम में 1947-48, 1962, 1965, 1971 ये भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुए थे, आज़ादी हुई थी, उसमें सैन्य अभियानों और साथ ही साथ प्रमुख सैन्य अभियान, सेना का क्या योगदान था, साथ ही साथ 1947-48 की कुछ झलकियाँ, इन सब के बारे में चीज़ें दिखाई गई हैं, अभियानों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। ठीक है? सेना के अभियान, बड़े-बड़े युद्ध, युद्ध के साथ-साथ ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय जैसे अभियानों को इसमें प्रदर्शित किया गया। अच्छा, इसका कार्यान्वयन किसने किया है? तो इस पहल को मुख्यालय केंद्रीय कमान द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। स्थापित नहीं, कार्यान्वित किया गया। ठीक? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। कर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तीसरी और चौथी लाइन के लिए 14,926 करोड़ की मंजूरी प्रदेश के किस रेल खंड को दी है? फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा, अभी आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक ने तीसरी और चौथी लाइन के लिए 14,926 करोड़ की मंजूरी प्रदेश में किस रेल खंड के लिए दी है? तो इतने रुपए की मंजूरी किसके लिए दी है? ये दी है गाजियाबाद सीतापुर रेलखंड के लिए। आओ जरा समझते हैं। इस पूरी टेबल को समझ लो तो आप जान जाओगे इसका उत्तर। देखो, अभी हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के 15 जिलों को कवर करने वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसमें भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 601 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। अभी तक जितना भी भारतीय रेलवे का नेटवर्क है ना, उसमें लगभग 601 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये परियोजनाएँ कौन-सी हैं? आपको ये परियोजना याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, चूँकि ये उत्तर प्रदेश से है। इसको आप छोड़ दो, चूँकि ये है आंध्र प्रदेश से, है ना? विशाखापत्तनम से है। तो इसमें देखो, गाज़ियाबाद सीतापुर, तीसरी और चौथी लाइन, मार्ग की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में 403, और ट्रैक की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? 859 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है, और लागत कितनी आएगी? 14,926। ठीक, बस इतनी बातें याद रखो। आगे बढ़ें। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि ये जो पूरी लाइन जाएगी तीसरी और चौथी, इसमें कौन-कौन से जिले पड़ेंगे, कितना खर्चा आएगा, सारी बातें देखो। गाज़ियाबाद, सीतापुर, तीसरी और चौथी लाइन, लंबाई अगर आपसे पूछे तो 403। तो गाज़ियाबाद सीतापुर एक मौजूदा दोहरी लाइन खंड है, जो दिल्ली गुवाहाटी उच्च घनत्व नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परियोजना देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच संपर्क सुधारने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारगर कदम होगा। ठीक, यहाँ पर आओ। देखो,
उत्तर प्रदेश में ये फैक्ट याद रखो, यहाँ पे जस्ट वेट। उत्तर प्रदेश के इसमें गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन जिलों से ये गुजरेगी। बात समझ पा रहे हो? परियोजना के मार्ग में क्या-क्या आएगा, कौन-कौन से औद्योगिक केंद्र आएँगे? तो परियोजना के मार्ग में गाज़ियाबाद जो कि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद आएगा जो कि पीतल बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बरेली आएगा इसके अंतर्गत जो कि फर्नीचर, वस्त्र और इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। शाहजहाँपुर आएगा जो कालीन और सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। रोजा आएगा इसके अंतर्गत जो कि तापीय विद्युत संयंत्र के लिए फेमस है। इस तरह के औद्योगिक केंद्रों से ये गुजरेगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा ये जो पूरी लाइन बिछाई ये जो लाइन चलेगी, ये सुगम परिवहन के लिए परियोजना की रूपरेखा हापुड़, अ, सिंभौली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर और सीतापुर के भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों को बाईपास करने के लिए बनाई गई है और बाईपास खंडों पर 6 नए स्टेशन इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पर ये खर्चा पूरा दिया गया है। अनुमानित लागत 14,926 करोड़ और इसमें रोजगार सृजन कितना होगा? 274 लाख मानव दिवस का लगभग सृजन होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा हिंसा के बाद अकुशल नोएडा हिंसा ये जो नहीं अभी स्ट्राइक चल रही थी, उनके बारे में बात की जा रही है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में कितने प्रतिशत तक अंतरिम वृद्धि की है? और ये लागू होगी 1 अप्रैल 2026 से। ये किया गया है 21%। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी जो हिंसा हुई थी, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्धकुशल, अकुशल, कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में कितने प्रतिशत तक वृद्धि की है? तो आप बताओगे 21%। 21%। आओ जरा देख लो। सीधे चलते हैं हम यहाँ पर। देखो, ये जो नई दरें हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन, ये लागू कब होंगी? 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हुई हैं। यहाँ पर ये फैक्ट याद रखना। कौन सा फैक्ट? ये फैक्ट दिया है। न्यूनतम वेतन में 21% की बढ़ोतरी हुई है। आपसे प्रतिशत बढ़ोतरी पूछ सकता है तो बताओगे 21%। ठीक? आपसे पूछ सकता है कि ये जो नई दरें हैं, ये कब से लागू होंगी? आप बताओगे 1 अप्रैल 2026 से और इसमें 3,000 रुपए करीब वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर आओ सीधे वेतन वृद्धि में एक टेबल के पास चलते हैं। ये टेबल आपको याद रखनी है। कौन-सी? इसमें श्रमिकों की श्रेणी दी है, पुराना वेतन कितना था, नया वेतन कितना हो गया है, ये सारी बातें यहाँ पर दी हैं। अकुशल का 11,313 था, अब लगभग 13,690 रुपए हो गया है। अर्धकुशल का 12,445 रुपए पुराना वेतन था, अब हो गया है नया वेतन 15,059 रुपए। पहले स्किल्ड का होता था 13,940, अब हो गया है 16,868 रुपए। बस ये टेबल याद रखो। आगे बढ़ें। और 2 फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताए थे कि 21% की बढ़ोतरी हुई है और 3,000 रुपए लगभग बढ़े हैं, है ना? देखो 3,000 यहाँ पर 11,000 था, 11,300 लगभग 3,000 से बढ़ के 2,000 से 3,000 13,000 हो गया है। यहाँ 12 था, लगभग 3,000 बढ़ा के 15,000 हो गया है। 13 था, लगभग 3,000 बढ़ के 16,000 हो गया है। तो लगभग 3,000 रुपए और प्रतिशत में 21। देखो, यहाँ पर आ जाओ। जस्ट वेट। अप्रैल 2026 में लखनऊ के केडी बाबू सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन ये किसने किया है? ये पूछ रहे हैं आपसे। एक बार इसको फिर से पढ़ो। कह रहा है कि अप्रैल 2026 में लखनऊ में, शहर याद रखना, कहाँ पर? लखनऊ में। केडी सिंह लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये जो किस स्टेडियम में हुआ है? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। क्या हुआ है? सांसद खेल महाकुंभ 2026। कौन सा संस्करण हुआ है? तीसरा संस्करण। कहाँ पर हुआ है? किस शहर में हुआ है? लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन से ही बहुत सारे प्रश्न आपके निकल के आ गए। अब सवाल पूछा है उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने किया है ना? हमारे रक्षा मंत्री। अब इसमें 2-4 बातें दी हैं, इनको ज़रा पढ़ के समझ लो, क्या बातें हैं? राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के यानी लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। 13 अप्रैल 13 अप्रैल राजधानी लखनऊ में सांसद खेल महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय है ये, इसका शुभारंभ हुआ। गौर करना जरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। 13 से लेकर 15 अप्रैल तक केडी बाबू सिंह स्टेडियम में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। महोत्सव में
लखनऊ की 5 विधानसभा क्षेत्रों मध्य, पश्चिम, पूर्वी, कैंट के खिलाड़ियों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की गई। ठीक? इसमें जो राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने विभिन्न खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं, 10 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर इन्होंने सम्मानित भी किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आओ ज़रा अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में आ जाओ। फिर है उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 के संबंध में सही विकल्प देख लो कौन सा है। इसकी थीम आपसे पूछ रहा है, अगर पूछे थीम क्या है तो विकसित कृषि विकसित भारत 2047। ये सही है। लखनऊ में 3 दिवसीय कांग्रेस का आयोजन हुआ है क्या? हाँ, ये भी सही है। इस श्रृंखला का ये 6वां संस्करण था, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सारे सही हो जाएँगे। फिर से एक बार इसको पढ़ो। कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान के कांग्रेस 2026 के संबंध में कौन से विकल्प सही हैं? ये लखनऊ में 3 दिवसीय कांग्रेस का आयोजन हुआ है। हाँ। इसकी थीम है विकसित कृषि विकसित भारत। हाँ। ये श्रृंखला का 6वां संस्करण है। ये भी सही है। यानी सारे सही हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? एक बात यहाँ से याद रखो, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीडा ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारत का पहला एकीकृत बासमती जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म स्थापित करने के लिए 70 साल के पट्टे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। और कितने साल के लिए पट्टे पर हस्ताक्षर हुए हैं? अभी हाल ही में 70 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक, समझौते पर हस्ताक्षर। आओ जरा आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो, एपीडा ने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से पीलीभीत जिले के टांडा बिजैसी गांव में सुविधा स्थापित करने के लिए 70 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या होगा? परियोजना का उद्देश्य होगा बासमती की खेती को जैविक खेती पद्धतियों के साथ एकीकृत करना और किसानों को जागरूक बनाना, कौशल विकास को बढ़ाना, टिकाऊ कृषि को बढ़ाना। ठीक है? एपीडा के बारे में अगर आपसे पूछे तो 1985 के अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अब एक योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी शुरू करी गई है। इसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना। इस योजना के बारे में अगर आपसे पूछे तो क्या पूछेगा? आपसे पूछ सकता है कि क्या 7 अप्रैल 2026 को इस योजना को मंजूरी दी गई थी? हाँ, याद रखें, इस योजना को मंजूरी दी गई है 7 अप्रैल 2026 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महापुरुषों की प्रतिमाओं के अतिक्रमण और उपेक्षा से बचाना। यानी कि महापुरुषों की जो प्रतिमाएँ हैं, इनको अतिक्रमण और उपेक्षा से बचाना, ये है इसका उद्देश्य। तो ये दोनों सही हो जाएँगे। अब यहाँ पे आओ, इस योजना के अंतर्गत कितना रुपया दिया गया है? क्या काम किया जाएगा? आओ देखो। अंबेडकर प्रतिमा योजना के लिए 403 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की विरासत को संरक्षित करने की दिशा में ये बड़ा कदम है जो योगी आदित्यनाथ ने लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की विरासत को संरक्षित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारकों के विकास का निर्णय लिया है। ये फैक्ट याद रखना, फिर से समझो इसको। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में कितने? प्रत्येक विधानसभा में 10 स्मारक के विकास का निर्णय लिया है। अंबेडकर जी की मूर्ति विकास योजना, इस योजना को मंजूरी दी गई है, तो इसमें कौन-कौन सी बातें हैं? इसके बारे में देख लो। यहाँ से ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। समाज कल्याण मंत्री कौन है हमारे? असीम अरुण जी। इन्होंने बताया है कि प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 स्मारकों का विकास किया जाएगा। अब मुझे बताओ, 10-10 का किया जाएगा, इसका मतलब है 403 गुणा 10, है ना? 430, सभी में 10-10 स्मारकों का विकास किया जाएगा। तो प्रत्येक स्मारक पर कितना खर्च होगा? 10 लाख रुपया। और इस प्रकार से टोटल इसमें कितना रुपया खर्च हो रहा है? 403 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे कुल 403 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। यहाँ तक बात समझ गए? अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। 26 क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे अयोध्या के संग्रहालय के संदर्भ में सही विकल्प देख लो। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है, अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी में अत्यंत दुर्लभ 200 वर्ष से अधिक पुरानी रामायण पांडुलिपियों को स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही है। यह पांडुलिपि नागरी लिपि में है और वह दौर था जब नागरी लिपि धीरे-धीरे आधुनिक नागरी लिपि में बदल रही थी। ये भी सही है, यानी दोनों सही हो जाएँगे। एक बार इसको फिर से पढ़ो ज़रा। कह रहा है अयोध्या के संग्रहालय के संदर्भ में देखो कौन-सा सही है। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और
आर्ट गैलरी में 200 वर्ष से अधिक पुरानी रामायण पांडुलिपियों को स्थान दिया गया। बिल्कुल ठीक है। ये जो पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि नागरी लिपि में है और ये वो दौर था जब नागरी लिपि धीरे-धीरे किस में बदल रही थी? देवनागरी में बदल रही थी। ये भी सही है, दोनों सही हैं। ठीक है? अब इसमें देखो भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा के प्रयासों को उजागर करते हुए 200 वर्ष से अधिक पुरानी एक दुर्लभ रामायण पांडुलिपि को अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में जगह दी गई। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय है, अगर आपसे पूछे कब स्थापित हुआ है? 1988 में और ये भगवान राम के जीवन और विरासत को समर्पित है। ठीक है? और आगे बढ़ें? अब आ जाओ 27 में। 23 मार्च 2026। 23 मार्च 2026 की घटना है। कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कहाँ पर? लखनऊ में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों के संबंध में सही कथन की पहचान कर लो। सबसे पहला, लखनऊ हरदोई मार्ग पर दुबग्गा फ्लाई ओवर निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लंबाई है 1811 मीटर। और लखनऊ वृंदावन योजना में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र का निर्माण होगा, ये कहाँ पर होगा? लखनऊ में। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? आगे बढ़ें। देखो, लखनऊ में एक एल आकार के फ्लाईओवर को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। कैसा आकार है? एल आकार का। यह बुद्धेश्वर चौराहे से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? दुबग्गा होते हुए हरदोई रोड पर उतरेगा जाके सीधे। लंबाई बता दो इसकी। 1811.72 मीटर लंबा है। कितना पैसा खर्च होगा? 305 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। राजधानी लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 15 में 1435 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा और इसमें लगभग 10,000 व्यक्तियों की क्षमता का मुख्य हॉल भी बनेगा। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 में आओ। 28 में कह रहा है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस जनपद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? कौन सा जनपद है? ये जनपद है गोरखपुर, है ना? गोरखपुर। अब यहाँ पर आ जाओ। योगी ने गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के 71वें केंद्र का उद्घाटन किया है। इसको फिर से समझो। क्या कह रहा है? कह रहा है योगी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कहाँ पर? गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के कौन से नंबर के 71वें केंद्र का उद्घाटन किया है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 7 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के 71वें केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक, और 20 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 एकड़ में ये निर्मित होगा। और आगे बढ़ो जरा। यहाँ पर आओ। यहाँ पर क्या कह रहा है? दो तीन बातें और समझते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 15 अप्रैल को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। ये मैं आपको पहले बता भी चुका था। शुरुआती छठवां या सातवां क्वेश्चन था। ठीक, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी योजना बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा के रूप में यहाँ पर वर्णित भी किया गया है। तो ये भी याद रखो, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी सरकार योजना बना रही है। कितने करोड़ से? 50 करोड़ से। 29 में आ जाओ। 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डा, ये जेवर है, इसके संबंध में सही विकल्प देख लो कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में स्थित एक गौतम बुद्ध नगर के जेवर में स्थित है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, इसका कोड पूछ सकता है आपसे। IATA द्वारा निर्धारित कोड कितना है? DXN। यह अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड परियोजना है। बिल्कुल सही है। हवाई अड्डे का विकास संचालन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% सहायक कंपनी है। ये भी सही है, दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। अब यहाँ पर आओ। यहाँ पर ध्यान से देखो। क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछ सकता है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण को किस मॉडल से तैयार किया गया है? सार्वजनिक निजी मॉडल। ठीक, इस मॉडल से तैयार किया गया है। पैसा कितना लगा है? 11,200 करोड़ रुपए और 12 मिलियन यात्री क्षमता है वर्तमान में और इसे बढ़ा के कितना किया जाएगा? 70 मिलियन यात्री क्षमता किया जाएगा। अब इस फैक्ट को आप याद रखना। ये करंट का फैक्ट है, याद रखना। 2026 तक उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। कितने? 5।
2026 तक 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, जो इसे हवाई संपर्क के मामले में भारत का अग्रणी राज्य बनाते हैं। अब ये 5 कहाँ-कहाँ हैं? वाराणसी में है, लखनऊ में है, कुशीनगर में है, अयोध्या में है और नोएडा में है। ठीक है? अब आ जाओ 30 में। 30 नंबर को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे दुधवा टाइगर रिज़र्व और हिमालयी ग्रिफॉन के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कर लो। सबसे पहला स्टेटमेंट है दुधवा टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र में 25 से अधिक ये जो गिद्ध हैं, ग्रिफॉन गिद्ध ये मारे गए हैं। मारे गए का मतलब मृत पाए गए हैं। किसी कारणवश ये मर गए हैं। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट में प्राथमिक जांच के बाद वन्य अधिकारियों का मानना है कि ये जो मरे हैं इसका कारण द्वितीयक विषाक्तता है। ये भी सही है। प्राथमिक जो जांच हुई है उससे यही पता चलता है। तो दोनों सही हैं। अब यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 25 से अधिक हिमालयी ग्रिफॉन ये मृत पाए गए। तो कारण क्या है इसका? कारण यहाँ पर लिखा है। कारण देखो गिद्ध की मौत का कारण है द्वितीयक विषाक्तता। इसका मतलब क्या हुआ? गिद्धों ने उन जानवरों के शवों का सेवन कर लिया है जो पहले विषैले पदार्थों का सेवन करके मर चुके हैं। ठीक है? इस वजह से यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर बात करी गई है कुछ और बातों की। देखो गौर करना। दुधवा बाघ अभयारण्य के बफर जोन को भीरा रेंज में जिस गिद्धों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की गुत्थी जो सुलझाने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को गिद्धों के आंतरिक अंगों के नमूने के जांच के वास्ते भेजे गए, यानी कि जो गिद्ध मरे हैं उनके जो अंग हैं इसमें भेजे गए हैं संस्थान में कि यहाँ पर जांच होगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, प्रथम दृष्टया ये चीजें सामने आई हैं कि कुछ कुत्ते वहां पर मरे हुए थे। उन कुत्तों ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया होगा। उन उस जहरीले पदार्थ को खाने के कारण कुत्ते मर गए। अब इन कुत्तों को खाने के लिए कौन पहुंच गया? गिद्ध। इन्होंने कुत्तों को खाया। अब उस जहरीले पदार्थ का प्रवेश हो गया इन गिद्धों के शरीर में। इनकी भी मौत हो गई। ये कारण है। हालांकि प्रथम दृष्टया, बाकी अभी जांच हो रही है और अगर करंट संबंधी बातें हुई तो वो भी हम आपके सामने लाएंगे। अब आ जाओ 31 में। 31 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नई स्थानांतरण नीति, ये उत्तर प्रदेश की नई स्थानांतरण नीति है 2026-27 में। इसके संबंध में सही विकल्प की पहचान कर लो। इस नीति का उद्देश्य पटल मोह, यानी कि जो व्यक्ति कुर्सी पर चिपक जाता है और अपने आस पड़ोस एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर लेता है कि वो उसके जो नीचे कर्मचारी हैं उसे घूस देने लगते हैं, तो यहाँ से भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक। तो पटल मोह यानी डेस्क अटैचमेंट को खत्म करना और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करना, ये इसका लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी जनपद में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ले तो उसका स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता है। ये भी सही है। दोनों सही है। अब इस पॉलिसी को देखो ध्यान से और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल सही है। तबादला नीति के दायरे में 9 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी आएंगे और ये सचिवालय कर्मियों पर लागू नहीं होगी। याद रखना। अब यहाँ से आपके लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देख लो। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। एक ये फैक्ट आप याद रखोगे और एक ये फैक्ट आप याद रखोगे। ठीक? देखो, समूह क और ख के ऐसे अधिकारी जो किसी जिले में 3 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं, उनका तबादला किया जाएगा। ध्यान देना, जो किसी जिले में कितने साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं? 3 साल। इनका तबादला होगा। अब आ जाओ मंडल में। मंडल में तैनाती की अधिकतम अवधि 7 साल होगी, यानी 7 साल पूरे कर लिए हैं, तो आप निकल लो भैया उस मंडल से। ठीक है? बस इतनी बातें हैं, याद रखो आप। बात समझ पा रहे हो? अब एक बात और यहाँ से याद रखो। देखो, दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को यहाँ पर रियायत दी गई है। ऐसे बच्चों के माता-पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर किए जाने की व्यवस्था की गई है, जहाँ उनके बच्चे की उचित देखभाल और चिकित्सा हो सके। तो दिव्यांग अगर बच्चे हैं, तो फिर उन्हें थोड़ी-सी रियायत दी गई है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस नगर निगम के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को लॉन्च करके अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ किया है। इससे स्वच्छता व सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये है लखनऊ नगर निगम। फिर से देखो एक बार पढ़ते हैं इसको। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नगर निगम के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन को लॉन्च किया है। इससे होगा क्या? इससे स्वच्छता और सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये है लखनऊ नगर निगम। ठीक। अब देख लो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें।
योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए 250 इलेक्ट्रिक सीएनजी को हरी झंडी दिखाई है। उद्देश्य क्या है इसका? इस पहल का लक्ष्य शहर के सभी वार्डों में 100% अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण सुनिश्चित करना और एक सतत शहरी पर्यावरण को बढ़ावा देना है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ नगर निगम के लिए 250 इलेक्ट्रिक सीएनजी वाहनों को लॉन्च किया है और इसे अपशिष्ट प्रबंधन को न सिर्फ सुदृढ़ता मिलेगी, स्वच्छता और सतत शहरी विकास को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किस जनपद से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान, इस अभियान को याद रखना आपसे पूछा जा सकता है, इसका शुभारंभ किया? ये शुरू हुआ है वाराणसी से। आपसे पूछे स्कूल चलो अभियान ये कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी से। ठीक है? अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें। वाराणसी यानी काशी से स्कूल चलो अभियान शुरू। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं। ये फैक्ट बिल्कुल मत भूलना, योगी आदित्यनाथ ने ये फैक्ट अनाउंस किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्कूल छोड़ने की दर उत्तर प्रदेश में 19% अब नहीं रही है। घट के कितनी हो गई है? 3%। ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में स्कूल छोड़ने की दर 19% से घट के 3% हो गई है, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। विगत 9 वर्षों में लगभग 60 लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद से जोड़ा गया है। राज्य सरकार स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करती है। ठीक। और इसके अलावा सीएम योगी ने कहा है कि हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। इन स्कूलों को 12वीं कक्षा तक बढ़ाया गया है, यानी अपडेट किया गया है। ठीक है? मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए हर आंगनवाड़ी केंद्र में बाल वाटिकाएं कक्षा शुरू करी जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं। 34 में आओ। हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपए था। इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 18,000, यानी कि 8,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। 8,000 रुपए, है ना? अब यहाँ पर सीधे आओ। दो बातें हम आपको बताते हैं। जस्ट वेट। यहाँ नहीं, एक मैंने टेबल बनाई हुई है, टेबल से बताता हूँ। एक मिनट। कहाँ गई टेबल? ये टेबल याद रखना। जो इस टेबल में है वही नीचे थ्योरी में लिखा हुआ है, बस ये टेबल याद रखना। लाभार्थियों का विवरण। शिक्षा मित्र वर्तमान संख्या है कितनी? 142929 और अंशकालिक अनुदेशक 24717। संशोधित मानदेय अब कितना मिल रहा है? 18,000। और इन्हें अनुदेशक को कितना मिल रहा है? 17,000। और इससे उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त भार होगा लगभग 1257 करोड़ का। और अनुदेशकों को जो वेतन बढ़ाया गया है उसमें अतिरिक्त भार भी आ जाएगा 217 करोड़ का। ये टेबल याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। और बढ़ा कितना है वेतन? लगभग 8,000 रुपए। ठीक है? अब आगे बढ़ो जरा। 35 में आ जाओ। 35 क्या कह रहा है? कह रहा है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के संबंध में सही विकल्प कौन सी है? पहचान लो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 10 मार्च 2026 को इसे मंजूरी दी गई थी, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना के तहत निजी बस संचालकों को अनुबंध पर बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी और उनको परमिट व टैक्स में छूट दी जाएगी। ये भी सही है। फिर कह रहा है कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इस योजना के अंतर्गत गाँव को सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट सही हैं यहाँ तो। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस योजना के अंतर्गत, देख लो। इस योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले वाहन, छोटे वाहन, करीब जो 7 मीटर लंबाई के हों, चलाए जाएंगे। इसमें डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। जबकि एनसीआर क्षेत्र में केवल और केवल सीएनजी चलेगा और इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा। ध्यान देना, इसमें चलाए तो जाएँगे, जो वाहन होंगे वो डीज़ल के भी होंगे, सीएनजी के भी होंगे, इलेक्ट्रिक के भी होंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का एनसीआर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर केवल और केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ही चलेगा। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत तक प्रतिदिन कम से कम 2 फेरे लगाए जाएँगे ताकि ग्रामीण को नियमित परिवहन सुविधा मुहैया कराई जा सके। ये फैक्ट अब आप याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अनुबंधित वाहन पंजीकरण की तिथि से अधिकतम 8 वर्ष पुराने ही स्वीकार किए जाएंगे। वाहनों का 10 वर्ष के लिए पंजीकरण होगा, ध्यान देना। इसे अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। डीजल वाहनों
की अधिकतम आयु कितनी होगी? 10 साल। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम आयु अगर आपसे पूछे तो 15 साल, डीज़ल की 10 साल और इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन की 15 साल। और आगे बढ़ो, 36 में आ जाओ, क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। कह रहा है सहारनपुर के शिवालिक सेक्टर में सेंटर ऑफ वाटर पीरू से जुड़ी शोध टीम ने हाल ही में खुदाई में किस नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे ढूंढे हैं? यानी ये अंडे मिले हैं अपने उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में। ठीक है? किस नदी के किनारे मिले हैं? सहनसरा नदी, याद रखना। फिर से एक बार देख लो। 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे मिलने का दावा किया गया। कहाँ? सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में। ठीक। और ये किससे संबंधित टीम ने दावा किया है? सेंटर फॉर वाटर पीरू से जुड़ी शोध टीम ने दावा किया है। और ये किस नदी के किनारे मिले हैं? सहनसरा नदी। 37 में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा में वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत प्रदर्शित किया गया? एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। देखो, सवाल में ये कह रहा है कि भैया आर्थिक समीक्षा 2024-25 के बारे में सवाल पूछा है आपसे। 9 फरवरी 2026 को ये समीक्षा प्रस्तुत की गई, है ना? अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? बस ये सिंपल सा सवाल है। क्या है सवाल? देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? कहाँ योगदान? जीएसडीपी में। ठीक। किसके अनुसार योगदान पूछा है? तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार योगदान पूछा है। आप बता दो 25.8। आगे बढ़ो जरा, 38 में आ जाओ। इसको भी ध्यान से पढ़ो। इसमें कहा यह गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्रिकेटर हैं, इनका नाम है रिंकू सिंह। इन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। यही पूछा है कि किस क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है? आप बताओगे रिंकू सिंह को। अब आ जाओ 39 में। कह रहा है उत्तर प्रदेश स्कूल टीकाकरण अभियान 2026 के संदर्भ में देख लो कौन सही है। 20 से 30 अप्रैल 2026 के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 10 दिवसीय टीकाकरण अभियान शुरू कराया है। ये भी सही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान के माध्यम से राज्य के लगभग 65.2 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है। ये सही है। दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है। अब इसमें ये डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा डेटा? ध्यान दो। कक्षा एक के जो छात्र हैं, एक के जो बच्चे हैं, उनकी उम्र होगी लगभग लगभग 5 से 6 साल। इनके लिए डीपीटी 2 की खुराक दी जाएगी। कक्षा 4 से 5 में जो पढ़ रहे हैं, लगभग उनकी उम्र होती है 10 साल और उनके लिए टीडी 10 का टीका लगाया गया है। और कक्षा 10 से लेकर 11 के लिए लगभग 16 साल उनकी उम्र होती है। इनके लिए टीडी 16 से इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो टीकाकरण की रूपरेखा ये मुख्यतया 3 मुख्य आयु वर्गों और कक्षाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। आपसे पूछे कौन-कौन से ये आधार हैं, कौन-कौन से ये वर्ग हैं? तो कक्षा 1, कक्षा 4-5, कक्षा 10-11। 1 में कौन से आयु वर्ग के बच्चे आएँगे? 5 से 6, 4 से 5 कक्षा में कौन आयु वर्ग के बच्चे आएँगे? 10 वर्ष की उम्र के बच्चे आएँगे। कक्षा 10 से 11 की अ कक्षा वर्ग में किस उम्र के बच्चे आएँगे? तो आप बताओगे 16 वर्ष के बच्चे आएँगे। ठीक? और इस उम्र के बच्चों को कौन-सा टीका, कौन-सी खुराक दी जाएगी? डीपीटी 2। इस आयु वर्ग के बच्चों को कौन-सी खुराक दी जाएगी? टीडी 10 टीका लगाया जाएगा। और इस उम्र के बच्चों को कौन-सा टीका दिया जाएगा? टीडी 16। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब आ जाओ 40 में। क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है सही विकल्प देख लो भैया। देखो, एनएचएआई ने मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लिए 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के संभल में ऐतिहासिक 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा यात्रा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये भी सही है। और फिर कह रहा है कि राज्य आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 109844 रुपए कर दी गई है। ये भी सही है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है? याद रखो। ये है अप्रैल 2026 की करंट अफेयर। यहाँ तक हमने आपको बता दिए सारे के सारे फैक्ट्स जो यानी समसामयिक की घटनाएँ जो अप्रैल में घटित हुई हैं, वो हमने आपके सामने रख दी हैं। चलते-चलते एक बार फिर मैं आपको बता दूँ
इसकी पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन में, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो लोअर का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।